Hello students, in the last class we have studied temperature dependence of resistivity in case of metals, semiconductors, electrolytes, in alloys and as well as in insulators. We have seen that how temperature increases or decreases affects the, how increase or decrease in temperature affects the resistivity of a given substance. After that we have studied after that we have studied resistivity in metals in detail, and then we have done types of resistors. There were two types of resistors, carbon resistance and wire wound resistors. Okay, and we have also done the color coding for carbon resistors and to identify the numerical value of the given resistor. Fine. Now today we are going to start with combination of resistors. How resistors can be combined to increase or decrease the opposition offered in the circuit. Resistors, as similar to capacitors, can be connected in two ways. First way is like this, when the resistors are connected one after another. ठीक है, अब यहां से करंट को बी पॉइंट पर जाना है. कहां से? ए से करंट को कहां जाना है? बी पे जाना है. अगर करंट को ए से बी तक जाना है तो उसको R1, R2, R3 तीनों को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा. एक को भी वो स्किप नहीं कर सकता. मतलब चार करंट के पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो किसी एक भी रजिस्टर को स्किप करके यहां से निकल जाए. इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में ए और बी पॉइंट्स के बीच में सपोज एक पोटेंशियल डिफरेंस है. पोटेंशियल डिफरेंस हमने एक बैटरी लगाकर दे दी. अगर सपोज हमने यहाँ पर एक V वोल्ट की बैटरी लगाई है, V वोल्ट की बैटरी लगाकर हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है. सपोज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है. इसका मतलब ये है कि A और B पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो V है और V रहेगा. इसको अगर अपन थोड़ा सा लेमन टर्म्स में बात करें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मतलब एक यूनिट चार्ज जो कि ए पर रखा हुआ है, अगर उसको हमें बी तक लेकर जाना है तो हमें कितनी एनर्जी की जरूरत है? हमें वी एनर्जी की जरूरत है. यूनिट चार्ज के लिए वी, और अगर चार्ज कोई दूसरा होगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? क्यू इंटू वी हो जाएगी. पर हम बात किसी कर रहे हैं यूनिट चार्ज की. यूनिट चार्ज जो ए पे रखा हुआ है उसको बी तक ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? उसको बी तक ले जाने के लिए हमें वी काम करना पड़ेगा. ठीक है, अब V काम करना पड़ेगा, पर रास्ते में है ये तीन रेजिस्टर्स. पहले हमें उसको R1 से क्रॉस कराना पड़ेगा, फिर R2 से क्रॉस कराना पड़ेगा, फिर R3 से क्रॉस कराना पड़ेगा. फॉर सपोज अगर हमें इस रजिस्टर को R1 से क्रॉस कराना है तो इसके अक्रॉस जो मतलब जो हमें वर्क करना पड़ा, यूनिट चार्ज पर जो वर्क करना पड़ा R1 से क्रॉस कराने के लिए, लेट अस अज्यूम B1. फिर आया रास्ते में R2, और R2 क्रॉस कराने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ा, लेट इट बी V2. फिर आया R3, और R3 से क्रॉस कराने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ा, लेट इट बी V3. ठीक है, अब हमने R1, R2 और R3 को एक एक करके अलग अलग वर्क करके क्रॉस करा दिया. टोटल वर्क कितना करना था हमें? ए से बी तक जाने में टोटल वर्क हमें करना था V, और हमने कितना कर दिया? V1 R1 को क्रॉस कराने में, V2 R2 को क्रॉस कराने में, और V3 R3 को क्रॉस कराने में. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन तीनों का जो सम है, V1, V2 और V3 का जो सम है, वो कौन से वर्क के बराबर है? वो टोटल वर्क के बराबर है. क्योंकि अब हम कहाँ पहुंच चुके? बी तक पहुंच चुके हैं. एक चीज मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में आपको बता दूं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आपको बता दूं, या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है ये होती है कन्वेंशनल एनर्जी. मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी. पाथ कोई सा भी हो, एनर्जी जो है वो सेम रहेगी. ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कन्वेंशनल फोर्स. इसका क्या मतलब है कि पाथ कोई सा भी हो, अगर आपको एक अलमारी को फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ाना है तो आप उसको पड़ोसी के घर से घुमा के ले आइए, आप उसको अपनी सीढ़ियों से ले आइए, या फिर आप उसको सीधा रस्सी बांधकर ऊपर चढ़ा दो. पाथ कोई सा भी आप ले लो, आपको वर्क डन तीनों केसेस में क्या करना पड़ेगा? वो सेम वर्क ही करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स. वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये भी कन्वेंशनल फोर्स है. पाथ कोई सा भी हो, आपको वर्क डन क्या करना? वर्क डन में कोई चेंज नहीं आता. जैसे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन पाथ पर डिपेंड करता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं. ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, अब चार्ज ए से बी तक जाना है और रास्ता है ये वाला, जहां पर R1, R2, R3 लगे हुए हैं. टोटल वर्क उसको ए से बी तक जाने के लिए V करना है. तो अब किसी भी रास्ते से चले जाओ,
जो वर्क डन है वो v ही करना है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई दूसरी चॉइस नहीं है। हम एक ही रास्ते से गए, हमें R1 मिला, R1 को क्रॉस, R1 क्या करेगा, R1 क्या एक रजिस्टर है जो कि क्या करेगा, करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा। अब हमें R1 को क्रॉस करने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो करंट को अपोज कर रहा है। तो हमने R1 को क्रॉस करने के लिए V1 काम कर लिया, फिर उसके बाद R2 मिला, R2 को भी क्रॉस करने के लिए हमने V2 काम कर लिया, और R3 को क्रॉस करने के लिए भी हमने V3 काम कर लिया। टोटल काम हमने कर लिया V1, V2 और V3, और हम पहुंच गए कहां पर, हम पहुंच गए B पॉइंट पर हमें ये पता था कि A से B तक जाने में कितना काम करना है, B का मतलब A से B तक जाने के लिए V काम करना है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए, सिर्फ मैं यूनिट चार्ज की बात कर रहा हूँ, ए से बी तक यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए वी काम करना है। अब हमने ये तीनों काम कर लिए, इसका मतलब क्या है, इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, वो वी के इक्वल होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो रहता है, करंट इज ऑलवेज सेम। करंट सेम क्यों रहता है, क्योंकि चार्ज को फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो चार्ज R1 में जाएगा वही चार्ज R2 में जाएगा, और वही चार्ज R3 में जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो चार्ज R1 में एंटर हो रहा है वो चार्ज R1 खा गया। चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में पढ़ा होगा, चार्जेस इज आर ऑलवेज कंजर्व। किसी भी सिस्टम के लिए चार्जेस जो है वो कंजर्व रहते हैं। तो R1 से जो चार्ज जाएंगे वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, वही R2 से जाएंगे, वही R3 से जाएंगे। अब जब चार्ज सेम है तो करंट भी क्या होगा, सेम रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंट रहता है। पोटेंशियल डिफरेंट एक ही केस में सेम होगा, सेम इफ R1 is equals to R2 is equals to R3। V1, V2 और V3 कब सेम होंगे, जब R1, R2, R3 दोनों इक्वल रहेंगे, तीनों इक्वल होंगे, तब V1 is equals to V2 is equals to V3 हो जाएगा, और तीनों का सम किसके इक्वल रहेगा, तीनों का सम इस V के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब आते हैं एक दूसरे तरह के कॉम्बिनेशन में, जहां पर A से B तक जाने के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव चॉइसेस हैं। करंट को ए से बी तक जाने के लिए R1 से होकर वो जा सकता है, चाहे तो वो R2 से होकर जा सकता है, और चाहे तो वो R3 से होकर जा सकता है। ठीक है, अब करंट की चॉइस है वो कहाँ से जाना पसंद करेगा। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पर जो करंट आई, जब हमने करंट कहाँ से आएगी, जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया और हमने देखा कि यहाँ से कुछ करंट फ्लो हुई। करंट का मतलब चार्जेस फ्लो हुए हैं, यहाँ से जो चार्जेस फ्लो हुए हैं उनको जाना है कहाँ तक, बी तक। और ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना है, वी। मतलब रास्ता कोई सा भी हो, हमें ए से बी तक जाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यूनिट चार्ज पर यूनिट चार्ज हमें एनर्जी वी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ए से बी तक जाने के लिए रास्ता कोई सा भी हो, एनर्जी की जरूरत कितनी है, वी एनर्जी की जरूरत है। अब यहाँ से जो करंट गया, आई करंट गया, ये आई करंट को यहाँ पे तीन रास्ते मिले, तीन रास्तों में स्प्लिट हो गया, I1, I2 और I3। तीन अलग अलग रास्तों से कहां पर पहुंचा, वो बी पे पहुंचा। और ये मेरे को शायद आपको बताने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी कि I1 मतलब जो चार्जेस का ग्रुप R1 से होकर बी तक पहुंच रहा है, उसको कितना काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो अब बी पॉइंट तक पहुंच चुका। मतलब टोटल काम कितना हुआ है, टोटल काम कितना हुआ है, यूनिट चार्ज पर टोटल काम यूनिट चार्ज पर वी ही रहा है। यहाँ पर R2 की बात करें, R2 पर देखिए I2 चार्ज गया है, I2 चार्ज गया है, और ये कहाँ तक पहुंच चुका है, ये बी तक अगर पहुंच गया, ये वाला चार्ज यहाँ से जाने वाले चार्ज अगर बी तक पहुंच गए, तो ए और बी के बीच में कितना काम करने की जरूरत थी, वी काम करने की जरूरत थी यूनिट चार्ज को। और अगर वो बी तक पहुंच गया तो इतना काम हो चुका है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में भी क्या है, सॉरी, काम इसको कितना करने की जरूरत है, वी काम करने की जरूरत है यूनिट चार्ज पर। और ये जो I3 है, ये भी बी तक पहुंच चुका है, तो इसको भी सिर्फ वी काम करने की जरूरत है। तो तीनों तीनों को अपना अलग अलग वी करना पड़ेगा, और वो तभी वो बी तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी चार्जेस हैं जो बी तक पहुंच रहे हैं, रास्ता कोई सा भी हो, सबको काम कितना करना पड़ रहा है, सबको वी काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब इस तरह के कॉम्बिनेशन में, जहां पर ऑल्टरनेटिव वेज होते हैं या पैरेलल दूसरे रास्ते भी होते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, और करंट
डिफरेंट रहेगी। आप देख सकते हैं कुछ चार्जेस ऐसे थे जिन्होंने R1 को चूज किया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने R2 को, कुछ ऐसे थे जिन्होंने R3 को चूज किया। करंट डिफरेंट है। सेम एक ही केस में होगी, सेम एक ही केस में होगी। कौन से केस में? जब R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 होंगे। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन हमने बना लिया। अब ये कॉम्बिनेशन, ये जो अब सीरीज को एक बार वापस से देखते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, ये कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन के इक्वल, वही सेम बैटरी हमने लगा दी और हम बोल रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सेम बैटरी मैंने यहाँ पर लगाई, सेम बैटरी लगाई है तो सेम चार्जेस यहाँ पर फ्लो करेंगे। अब मैं बोलूंगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है, मतलब ये तीनों मिलकर जितना अपोजिशन ऑफर कर रहे हैं, ये भी उतना ही अपोजिशन ऑफर कर रहे हैं। मतलब इस रेजिस्टेंस के पास क्या है? इन तीनों की ताकत है, इन तीनों के इक्वल ताकत है। तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? आर इक्विवेलेंट। ठीक है, वैसे ही एक सर्किट मैंने यहां पर बना दिया और इस सर्किट में मैंने बोला कि यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और जिसके पास जो ताकत है वो इन तीनों कॉम्बिनेशन के मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है वो ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। मतलब ये रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो मतलब हो गया कि एक अकेला रेजिस्टेंस जो तीनों के बराबर का अपोजिशन ऑफर कर दे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब हो गया? एक अकेला रेजिस्टेंस जो कि तीनों के बराबर अपोजिशन ऑफर कर दे। तो अब हम सीरीज और पैरेलल के लिए अलग अलग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, ये तीनों रेजिस्टर्स किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, R1 को क्रॉस करने के लिए हमें अलग वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क यूनिट चार्ज पर हम V1 ले लेते हैं। R2 के लिए वो वर्क हम यूनिट चार्ज पर V2 और R3 के लिए वो यूनिट चार्ज पर वर्क हम, यूनिट चार्ज में किस लिए बोल रहा हूँ बार बार वर्क, और V क्यों लिख रहा हूँ मैं? यूनिट चार्ज क्या होता है? ये V क्या होता है? ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो इसीलिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर वर्क डन को यूज कर रहा हूँ और यूनिट चार्ज को यूज कर रहा हूँ, ताकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या होता है? पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, वर्क डन से एनर्जी से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी के बारे में आपको पता है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, ये तीनों वर्क करके हम कहाँ तक पहुंच चुके? ये तीनों अलग अलग बार हमने चार्जेस पर वर्क करवाया और हम पहुंच चुके V पर। मतलब हमने क्या अलग अलग काम कर दिए? मतलब चार्ज ने कौन कौन सा काम कर दिया? चार्ज ने V1 काम करा है, चार्ज ने V2 काम करा है और चार्ज ने V3 काम करा है। ये तीनों काम करके वो कहाँ पहुंचा है? वो ये तीनों काम करके वो बी तक पहुंच गया। मतलब, और हमने बोला कि ए से बी तक जाने के लिए कितने काम की जरूरत थी? ए से बी तक जाने के लिए V काम की जरूरत थी। मतलब अब अगर चार्ज बी तक पहुंच गया, मतलब उसने ये तीनों काम कर दिए। ठीक, फाइन। अब V1 की वैल्यू क्या होगी? ओम्स लॉ सबने पढ़ा है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। अब सपोज यहाँ बैटरी से आई करंट आ रही थी, मैंने क्या बोला था? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहता है, जो करंट R1 से जाएगी वही R2 से और वही R3 से। तो आई करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, करंट हर जगह क्या रहा? करंट हर जगह सेम रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ओम्स लॉ लगाया। V1 की वैल्यू क्या होगी? I इंटू R1। V2 की वैल्यू क्या होगी? करंट तो सब में सेम है तो हम I तो सेम ही लिख रहे हैं, और I इंटू R2, रेजिस्टेंस को बदल रहे हैं बार बार, I इंटू R3। अब हम इसको बोलेंगे, ये जो टोटल है, ये टोटल V किसके इक्वल होगा? ये टोटल V उस R के इक्वल होगा जो कि इन तीनों के बराबर होगा, तीनों के इफेक्ट के बराबर होगा। उसको हमने क्या बोला? R इक्विवेलेंट। I यहां से कॉमन लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये क्या हो गया? ये हो गया I इंटू आर इक्विवेलेंट। आई से आई कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये कितने रजिस्टर्स के लिए? ये 3 रजिस्टर्स के लिए है। फॉर n रजिस्टर्स, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक जितने भी रजिस्टर्स होंगे उनको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर लेंगे।
अब ये चीज आप देख सकते हैं, जो कैपेसिटर में आपने किया था रेजिस्टेंस में, उसका उल्टा आ रहा है सीरीज में। कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में कैसे ऐड किया था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, बट रेजिस्टेंस एल्जेब्रिकली ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। आर इक्विवेलेंट आपको ध्यान रखना है, सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होता है। अब आते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए कि हमने एक बैटरी लगा रखी है जो कि जिसका पोटेंशियल क्या है, V है, और ये दो पॉइंट्स हैं A और B। अगर आपको A से B तक जाना है तो आपको यूनिट चार्ज को कितना काम करना पड़ेगा, यूनिट चार्ज को V काम करना पड़ेगा। अब रास्ता कोई सा भी हो, A से B तक जाने के लिए काम V ही करना पड़ेगा। कुछ चार्जेस R1 से होते हुए यहाँ तक पहुंचे, जो चार्जेस यहाँ से फ्लो करके R1 से फ्लो करके यहाँ तक पहुंचे, उन चार्जेस के फ्लो से जो करंट बनी उसका नाम हमने रखा I1। यहाँ से जो चार्जेस पहुंचे वो I2, और यहाँ से जो चार्जेस पहुंचे वो I3। अब ये तीनों चार्जेस अलग अलग रास्ते से फ्लो करके कहाँ तक पहुंचे, B तक पहुंचे, तो काम तो उन्हें उतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि A से B तक जाने के लिए जो काम है वो V करना है यूनिट चार्ज को। तो अब कितना भी काम, मतलब अगर रास्ता कोई सा भी आप ले लो, A से B तक जाने के लिए यूनिट चार्ज को कितना काम करना है, V, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सब में सेम रहेगा। और ये चार्ज, ये करंट, बैटरी ने जो करंट यहाँ से बनाई थी वो करंट यहाँ पर आकर तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई। मतलब I की वैल्यू क्या होगी, I जो टोटल I होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये जो V है, ओम्स लॉ का अप्लाई करते हैं, सॉरी ये I है, I की वैल्यू क्या होती है, I होता है V अपॉन R। ओम्स लॉ का अप्लाई करके हमने I की वैल्यू निकाली, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। अब ये जो R है ये कौन सा है, ये वो R है जो तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब जो तीनों की ताकत के बराबर हो। तो तीनों की ताकत के बराबर वाले R को अपन क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये जो R है ये वो R है जो कि तीनों के बराबर का अपोजिशन ऑफर करता हो। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। V देखिए यहाँ पर V हर जगह क्या है, V हर जगह सेम है, R3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, V को कॉमन निकाल लेते हैं, RHS में से कॉमन निकालने से अंदर क्या रह गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब V से V क्या हो गए, V से V कैंसिल हो गए, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कौन सा रेजिस्टेंस होता है, जिसकी ताकत तीनों के बराबर होती है, प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दीज आर फॉर 3 रेजिस्टर्स। अगर हमारे सर्किट में n रेजिस्टर्स होंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर n रेजिस्टर्स, फॉर n रेजिस्टर्स 1 अपॉन R इक्विवेलेंट is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon Rn। ये R 1 upon Rn निकालने के बाद आपने RHS में 1 upon R1 1 upon R2 1 upon R3 Rn तक कर लिया। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि ये आई है वैल्यू हमेशा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने के लिए इधर जो आंसर आएगा उसको आपको रेसिप्रोकेट हमेशा करना पड़ेगा। रेसिप्रोकेट नहीं करोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ये जो मिस्टेक है एग्जाम में बहुत कॉमन है, बच्चे बार बार इसको रिपीट करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी इसका आंसर आएगा तो आपको R इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल जरूर कर लेना। यहाँ पर ये गलती आप करना मत। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कॉम्बिनेशन के, ताकि आपको कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने आ जाए। तो चलिए कुछ इलस्ट्रेशंस हम देखते हैं। ये एक सर्किट हमें सर्किट तो क्या, एक नेटवर्क हमें रेजिस्टेंस का दिया गया है, और ये कैसा लग रहा है, ए जैसा लग रहा है। तो ए लेटर हमें दिया गया है और ए लेटर में ये रेजिस्टेंस हमें लगाकर दे दिए गए। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी को, मतलब अगर ए और सी के बीच में बैटरी लगा दी जाए तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आएगा। तो बैटरी किसके बीच में कनेक्टेड है, बैटरी ए और बी की। ये एक इमेजिनरी बैटरी है, आपको एग्जाम में नहीं दी जाएगी, पर मैं आपको लगाने के लिए, समझाने के लिए बना रहा हूँ। आर ए सी का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पूछा है, आर ए सी पूछा है, मतलब
जो बैटरी है वो ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। ये जाने बिना कि आपको रेजिस्टेंस कौन से दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो। तो आर ए सी पूछा है, मतलब रेजिस्टेंस आपको ए और सी के बीच में निकालना है, और आपसे ये बताया गया है कि बैटरी जो है ए और सी पॉइंट्स के बीच में लगी हुई है। तो जहां पर बैटरी लगी हुई है उसके अपोजिट एंड से अपन हमेशा स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई दो पॉइंट्स पे निकालना है और दो पॉइंट सेम साइड है, तो आपको क्या करना है, आपको जो अपोजिट एंड है वहां से स्टार्ट करना है। तो शुरुआत में देखते हैं यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है। ये दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, जैसे देखिए मतलब किसी भी दो रेजिस्टर्स की हम बात करते हैं तो हम बस क्या करते हैं, हम दो रेजिस्टर्स के बीच में करंट फ्लो कराकर देख लेंगे। यहाँ से जो करंट जारी है, अगर उसको यहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये और ये रजिस्टर्स किस में हो गए, ये और ये, मतलब ये वाला जो रजिस्टर है, इन सारे रजिस्टर्स के नाम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो 1 और 2 किस में हो गए, 1 और 2 किस में हो गए, सीरीज में हो गए। आर इक्विवेलेंट ऑफ 1 एंड 2, तो इसका नाम मैं रख देता हूं 1 2। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1 और 2 के बीच का। तो ये दोनों किस में है, ये सीरीज में है, सीरीज में है तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर प्लस आर, जो कि कितना होता है 2R। ठीक है, अब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ जो है वो पैरेलल में, क्योंकि अगर इस पॉइंट को हम D मान लेते हैं और इस पॉइंट को E मान लेते हैं, तो D और E के बीच में ये R मतलब थर्ड नंबर का रजिस्टर कनेक्टेड है, और D और E पॉइंट के बीच में ये 2R भी कनेक्ट हो गया। तो ये सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये R जो कि है कौन सा रजिस्टर, रजिस्टर नंबर 4, ये है R रजिस्टर नंबर 5, और ये है रजिस्टर नंबर 3। और 1 और 2 को अपन ने सॉल्व कर लिया। 1 और 2 भी किसके बीच में लगे हुए थे, 1 और 2 भी D और E के बीच में लगे हुए थे। तो ये 1 और 2 का हमने कॉम्बिनेशन इधर जोड़ दिया है, D और E पॉइंट्स के बीच में ही थे, D और E। ठीक है, ये D और E पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड थे 1 और 2। तो हमने क्या करा, इधर इसको यहाँ पर जोड़ दिया है, और R12 की वैल्यू क्या है, 2R है। ठीक है, अब R12 और R3 ये किस में है, पैरेलल में। तो हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नाम रखा R3। ठीक है, R3 रख दिया। R3 R3 क्या है, R12 और ये जो नंबर थर्ड नंबर रजिस्टर है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में। तो हम इसको 1/R3 लिख देते हैं। 1/R3 किसके इक्वल हो जाएगा, ये R12 की वैल्यू क्या है, 2R है। तो R12 इज 1/2R, और थर्ड वाला रजिस्टर इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ये R के इक्वल है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अब एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों का एलसीएम आ गया 2R। ये तो 1 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 1/R3 इज इक्वल्स टू कितना आया, इज इक्वल्स टू ये आ गया 3/2R। तो ये किसकी वैल्यू है, 1/R3 की वैल्यू है। 1/R3 की वैल्यू है 3/2R। तो ये क्या इंप्लाई करता है, इट इंप्लाइज दैट R3 इज इक्वल्स टू 2/3R। R3 की वैल्यू क्या गई, 2/3R। अब क्या है, अब ये रेजिस्टेंस नंबर 4 और ये रेजिस्टेंस नंबर 4, ये जो हमने R3 की वैल्यू निकाली है, ये कैपिटल R3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैपिटल R3, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कैपिटल R3 मैंने लिख दिया, और एक और रेजिस्टेंस बचा, रेजिस्टेंस नंबर 5। दिस इज R, दिस इज R। अब R, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। अब ये तीनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे क्या होगा, R इक्विवेलेंट, इसको हम R इक्विवेलेंट बोल देते हैं। फाइनल रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, तीनों का सम होगा, यानी R प्लस R3 की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी है, 2/3R, प्लस ये हमने कितना कैलकुलेट करा है, ये भी हमने R कैलकुलेट करा है। ठीक है, अब जब हमने इस तरह से इसको कर लिया है, तो एलसीएम क्या आ गया, तीनों का एलसीएम आ गया 3, और
इट वुड बी 3r प्लस 2r प्लस r। कितना आया ये भी 3r होगा, 3 और 3 6 और 2 8, 8r अपॉन 3। दिस इज आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करा। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसमें बस रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जहां पर भी बैटरी जिस भी पॉइंट्स के बीच में निकालना है उसकी उल्टी तरफ से आपको स्टार्ट करना है। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, दोनों का सीरीज आर के साथ पैरेलल में आ गए, फिर 1 2 और ये 3 रेजिस्टेंस किस में आ गए, ये सीरीज में आ गए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में हमें 10 वोल्ट की बैटरी दी हुई है और कुछ रजिस्टर्स दिए गए हैं जो कि इस तरह से कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, बैटरी का वोल्टेज हमें 10 वोल्ट दिया गया है और हमसे पूछा है करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में कितनी करंट लो रही। अब इस सर्किट में करंट निकालने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये सारे रजिस्टर मिलके कितनी ताकत लगा रहे हैं, कितना अपोजिशन ऑफर कर रहे हैं। जब इन तीनों का इक्विवेलेंट अपोजिशन आपको मिल जाएगा तभी आप करंट निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने की जरूरत है, हमें निकालने की जरूरत है इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, फिर ओम्स लॉ को यूज करके हम आर अपॉन सॉरी 10 अपॉन आर कर देंगे, आर इक्विवेलेंट कर देंगे। 10 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये बता देगा, हमें करंट बता देगा। चलिए देखते हैं। अब ये दो पॉइंट्स थे, इन दो पॉइंट्स के बीच में ए और बी पॉइंट्स के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। अब हम क्या करते हैं, हम सेम पोटेंशियल्स वाले पॉइंट ढूंढते हैं, ऐसे पॉइंट जो कि सेम पोटेंशियल पर है। ये ए है तो ये पॉइंट भी ए हो गया, ये वाला पॉइंट भी ए, ये वाला पॉइंट बी हो गया क्योंकि ये भी बी, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। सिमिलरली ये बी हो गया, ये भी बी हो गया। अब बचा ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम सी नाम दे देते हैं क्योंकि इन ए इसको भी ए या बी क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बीच में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसलिए हमने इसको ए और बी नहीं लिखा, हमने इसको सी लिख दिया। अब इस सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं। 3 पॉइंट्स हमारे पास, ए और बी के बीच में हमें कैलकुलेट करना है। ये ए और बी लिख दिया, यहाँ पर बीच में हमने सी लिख दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस बनाता रहूंगा वैसे वैसे इनके बीच में जैसे जैसे रेजिस्टेंस बनाता रहूंगा वैसे वैसे सर्किट में से कैंसिल करते जाएंगे। ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस मैं ए और बी के बीच में बना देता हूँ और फिर इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये पोटेंशियल को कैसे सेम पोटेंशियल लेते हैं, मैंने कैपेसिटेंस में भी आपको बताया था, यही मैं रेजिस्टेंस में भी यूज कर रहा हूँ। तो सेम पोटेंशियल वाला जो मेथड है ये मोस्टली केसेस में काम कर जाता है। ठीक है, सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब इस सेम पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से हो जाएंगे। ये 10 मैंने यहाँ पर बना दिया, तो 10 मैंने सर्किट में कैंसिल कर दिया। अब दूसरा ये 10 एक और लगा हुआ है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में एक हमने लगा दिया। आप चाहो तो ऊपर लगा सकते हो या नीचे भी लगा सकते हैं, ए और बी के बीच में नीचे लगा दिया मैंने यहाँ पर। टेन, ये 10 ओम ऊपर लगाया, ये 10 ओम नीचे लगाया। ठीक है, अब बचते हैं ए और सी के बीच के रेजिस्टेंस। ए और सी के बीच में देखिए, एक ये 5 ओम का, ये 5 ओम का है, दोनों रेजिस्टेंस 5 ओम के हैं। तो ए और सी के बीच में हमें दो रेजिस्टेंस लगाना है, तो दो रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस तरह से लगा दिए। बी और सी के बीच में वापस से दो रेजिस्टेंस है, तो ये दो रेजिस्टेंस मैं इस तरह से लगा देता हूँ। और इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो ये चारों रेजिस्टेंस हमने लगा दिए, एक एक करके मैंने सारे कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो अब एक भी कोई भी रेजिस्टेंस सर्किट में बचा नहीं है, सारे रेजिस्टेंस हमने लगा लिए। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप देख सकते हैं, ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है ये 5 के साथ किस में, पैरेलल में। 5 और 5 पैरेलल में यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये 5 और ये 5 भी पैरेलल में आपको दिख रहे हैं। तो 5 और 5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना देगा, दो भी किसी भी दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में आप कनेक्ट करते हो तो पैरेलल में आप कर देख लेना, 1/5 और 1/5 आप करोगे तो 2/5 आ जाएगा, जिसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा,
जिसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल कर आया, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आया, इसको हम R1 बोल देते हैं। ये R1 कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया 5/2। सिमिलरली ये 5 और ये 5 भी किस में है, पैरेलल में। तो इन 5, ये 5 जब आप पैरेलल में ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1/5 प्लस 1/5 2/5 और 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन किस में है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सर्किट को मैं रीड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये ए पॉइंट है, ये 10 ओम लगा हुआ है, ये बी पॉइंट है, वापस से 10 ओम लगा हुआ है, और यहाँ पर बीच में हमने क्या लगाया है, ये 5/2 और 5/2 के दो रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। ये 5/2 5/2, ये 5/2 और 5/2 जो आए हैं, ये हमने कैसे कैलकुलेट करा, ये देख लिया। हम दोनों पैरेलल में, तो 5/2 और 5/2 आ जाएंगे। ये 10 है, ये भी 10 है, तो 5/2 और 5/2 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5/2 और 5/2 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 5/2 और 5/2 को सीरीज में आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 10 ओम, सॉरी 5 ओम। फिर ये 10, ये 5 और ये 10, ये तीनों किस में आ जाएंगे, ये तीनों मिलकर आ जाएंगे पैरेलल में। तीनों किस में आ जाएंगे, तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, सर्किट को रीड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, इसी सर्किट को इंप्रूव कर देता हूं आपके लिए। तो 5/2 और 5/2 जब सीरीज में ऐड हो गए तो 5/2 और 5/2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5/2 और 5/2 को जब हमने जोड़ा तो ये आ गया कितना, 5 ओम आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीनों को पैरेलल में ऐड करते हैं। तो पैरेलल में हम जब इसको ऐड करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना आया, 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/10। एलसीएम क्या आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 10, तो 1 प्लस 2 प्लस 1, तो 1/R इक्विवेलेंट ये आ गया 10 और ऊपर 4। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, R इक्विवेलेंट कितना आ गया 10/4, जो कि क्या होता है 2.5 ओम होता है। ठीक है, अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास 2.5 ओम आ गई। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे करंट पूछा गया था। करंट क्या होता है, V/R इक्विवेलेंट। V कितना है 10 वोल्ट्स, और R इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला 2.5, तो 10/2.5 कितना हो जाएगा 4 एम्पेयर। तो करंट इन द सर्किट जो है, सर्किट में जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है 4 एम्पियर। तो इस तरह से आप इसके कॉम्बिनेशन के आप और क्वेश्चंस भी बनाकर देख सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं कॉम्बिनेशंस पर, तो कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चंस बनाकर आप देखना, और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करिएगा। पोटेंशियल और करंट जिसमें अलग अलग पूछे गए हैं वो सब तरह के क्वेश्चंस करना। आप अपने डाउट्स कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं डाउट्स पूछने के लिए। ठीक है, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं आपके डाउट्स जो क्वेरीज है इमीडिएटली आपको सॉल्व करके वापस भेजूंगा। आप किसी भी तरह के जो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर रेज कर सकते हैं। सीबीएसई में जो है मतलब सीबीएसई में मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं सीरीज पैरेलल के वो सेम पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से हो जाते हैं। और एक और प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि हमने कैपेसिटेंस में भी पढ़ा है, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। तो मोस्टली व्हीटस्टोन से और सेम पोटेंशियल से हो जाएंगे। कुछ और भी ट्रिक्स होती हैं इसकी, स्टार कॉम्बिनेशन बनता है, एक स्टार पैटर्न बनता है, और एक सेम पैटर्न बनता है, उन सेम को आप फोल्ड करके वो भी हम निकाल सकते हैं, जो कंपटीशन में आएंगे। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो उस पर भी मैं एक लेक्चर बना के उस पर भी हम 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल मैं यहीं पे लेक्चर ओवर करता हूँ। यहाँ पर हमने 2 इलस्ट्रेशंस करें सीरीज और पैरेलल के। तो आप और क्वेश्चंस करिएगा, और अपने कमेंट्स जो हैं, मतलब अपनी जो क्वेरीज हैं वो कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। कमेंट्स में आप और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और
नहीं तो अगर कमेंट्स में नहीं पूछ सकते तो आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पर पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आज आज के लिए हम क्लास ओवर करते हैं और आज हमने क्या पढ़ा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा और उससे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस करें। कल हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है ईएमएफ। ईएमएफ होता है, क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। बेसिकली ईएमएफ बहुत जगह आपने सुना होगा, जो बैटरी हम खरीद कर लाते हैं उस पर एक रीडिंग लिखी हुई होती है। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप ये होमवर्क जरूर करके रखना। होमवर्क में आपको क्या करना है, जो भी बैटरीज होती हैं आपके आसपास, जो भी बैटरीज होती है, मोबाइल फोन की बैटरी हो गई या फिर घड़ी में लगने वाली जो बैटरी हो गई, रिस्ट वॉच में एक अलग सी बैटरी लगती है जिसको अपन बटन सेल बोलते हैं, वो सारी बैटरीज में आप पोटेंशियल एक बार नोट करके रखना। सब में अलग अलग जो उसकी रीडिंग है, पोटेंशियल मतलब जो उसका पोटेंशियल जो उसकी रीडिंग है, जैसे बैटरी के लिए 1 जो घड़ी में बैटरी लगती है उसमें 1.5 वोल्ट की लगती है, रिमोट में जो लगती है वो 1.5 वोल्ट की होती है, मोबाइल फ़ोन में कितने वोल्ट की होती है और जो रिस्ट वॉच होता है उसमें कितने वोल्ट की होती है। ये आप एक बार ये होमवर्क आप करके रखना और फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ईएमएफ। हम बात करेंगे ईएमएफ क्या होता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे अलग है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज हम यहीं पे ओवर करते हैं।